अब हम देखते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन मेथड्स। ठीक है, अब ओव्यूलेशन इंडक्शन मेथड्स में क्या रहेगा, सुपर ओव्यूलेशन रहेगा, मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएंगे हम, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएंगे और उसको कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कराते हैं, मतलब ड्रग्स देंगे, स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकल्स को और फिर उसमें से oocyte रिट्रीवल करेंगे, फिर उसका स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करा के फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। अब आते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन में। एक होते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर्स होते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर्स होते हैं, फिर क्लोमिफिन सिट्रेट होती है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्लोमिफिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग होती है ना, हाइपोगोनाडोट्रोपिक एमनेरिया का हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, ये सब हमें फैक्टर्स को कंसीडर करते रहना है। फिर आते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर्स। एरोमेटेज इनहिबिटर्स सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डेवलप्ड हुए थे, क्योंकि ये एंजाइम एरोमेटेज को इनहिबिट कर देते थे, विच इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप इन ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। तो ये हाइपोइस्ट्रोजेनेमिया करा देते थे। तो इसकी ये इनएक्सपेंसिव ओरली देते हैं, इनएक्सपेंसिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेस चांसेस ऑफ OHSS है इसमें, और मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस कम है। तो लेट्रोजोल ये कॉमनली यूज ड्रग होती थी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि जैसे ये ब्लड ईस्ट्रोजन लेवल कम कराएगा तो ये वहाँ से ईस्ट्रोजन लेवल कम होंगे तो FSH लेवल बढ़ जाएगा और फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएगा। और इसका मेन एडवांटेज जो क्लोमिफेन सिट्रेट के ऊपर ये है कि इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 48 आवर्स है। इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होने की वजह से एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट जो होता है इसका वो ल्यूटियल फेज़ में एक्सटेंड नहीं हो पाता है, और तो इसकी वजह से इट डज़ नॉट कॉज द सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस एंड एंडोमेट्रियल चेंजेस जो कि क्लोमिफिन के साथ हो सकते हैं। तो इसकी वजह से इसकी प्रेगनेंसी रेट जो है वो हायर हो जाती है एरोमेटेज इनहिबिटर्स में। ठीक है, डोज इसकी वही है 2.5 मिलीग्राम डेली देते हैं, फ्रॉम डे 3 to day 7, 5 दिन के लिए देते हैं। और डे मतलब अगर डोजेस कैन बी हम बढ़ा भी सकते हैं 2.5 से 7.5 मिलीग्राम डे फॉर 5 डेज़। ठीक है, करंट स्टेटस इसका यही है कि PCOS वाले पेशेंट्स में जो अनएवलेटरी साइकिल्स हैं उसमें बहुत अच्छे से यूज़ होता है लेट्रोजोल हायर बर्थ रेट एज़ कम्पेयर टू द क्लोमिफेन सिट्रेट। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है इन ओव्यूलेशन इंडक्शन इन अनएवलेटरी इनफर्टाइल फीमेल विद PCOS। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एरोमेटेज इनहिबिटर है एनास्ट्रोजोल, जो कि ब्रेस्ट कैंसर्स में यूज़ होता है, पर अभी इसको हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन में यूज़ नहीं किया है। फिर दूसरी ड्रग है हमारे पास क्लोमिफेन सिट्रेट जो कि यूज़ होती है। इट इज़ एन एंटी ईस्ट्रोजन विच प्रोड्यूसेस हाइपो ईस्ट्रोजनिज्म हो जाएगा इसकी वजह से, तो वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा विद सबक्वेंट राइज ऑफ FSH लेवल। ठीक है, फॉलिकुलर ग्रोथ होगा। इसकी डोज होती है 50 मिलीग्राम डेली, फ्रॉम डे 2 to day 6 दे दो या डे 3 to day 7 दे दो, 5 दिन के लिए होती है। और फिर जब हम इसको देते हैं फिर फॉलिकुलर साइज़ को हम TVS पर चेक करते हैं, डे 9 10 पे अल्टरनेट डेज पर चेक करते हैं। अगर इसका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम भी कर सकते हैं इसकी डोज़ को। नेक्स्ट साइकिल में मैक्सिमम डोज हम 150 मिलीग्राम कर सकते हैं 5 दिन के लिए। इसकी ओव्यूलेशन रेट मतलब 80% है, प्रेगनेंसी रेट 40% है। लेसर प्रेगनेंसी रेट इसमें हमने देखी है एज़ कम्पेयर टू एरोमेटेज, क्योंकि जो इसका जो एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रहता है सर्वाइकल म्यूकस पर एंडोमेट्रियम पे, इट एक्सटेंड अप टू द सीक्रेटरी फेज ड्यू टू द लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ द क्लोमिफिन। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट हैं हॉट फ्लशेज, हेडेक, ओवेरियन OHSS है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है। ठीक है, और ये इसमें एक स्टडी ये भी है कि क्लोमिफिन सिट्रेट देने से 5 साइकिल में ज़्यादा देने से मतलब ये है कि ओवेरियन एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स के भी चांसेस पाए गए हैं। अब आते हैं क्लोमिफिन रेजिस्टेंस। क्लोमिफिन रेजिस्टेंस हम उसको बोलते हैं जबकि कोई ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, इवन 3 साइकिल्स ऑफ मैक्सिमम क्लोमिफिन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब 150 मिलीग्राम हमने मैक्सिमम क्लोमिफिन दे दिया 5 दिन के लिए 3 साइकिल के लिए, तभी भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज़ तो फॉलिकुलर तो हम देखेंगे कि फेलियर ऑफ राइज ऑफ ईस्ट्राडायोल लेवल, और मतलब TVS पर देखेंगे कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो क्लोमिफिन फेलियर करेंगे। फेलियर कब बोलते हैं, एक तो रेजिस्टेंस ये हो गया मैक्सिमम डोज के बाद, और क्लोमिफिन फेलियर बोलते हैं डिस्पाइट ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अब क्या तरीका है कि क्लोमिफिन रेजिस्टेंस का, तो इसमें एक तो ये है कि एक्सटेंडेड कोर्स कर दो, मतलब शॉर्ट कोर्स अगर 5 दिन में नहीं हो रहा है 150 मिलीग्राम से तो 250 मिलीग्राम पर दे दो, हाई डोज दे दो, और 8 से 10 दिन के लिए दे दो, तो तब दे सकते हैं। एक होता है कि क्लोमिफिन एडजुवेंट कंजम है, अब उसको दूसरे ड्रग्स के साथ कंबाइन करो। क्लोमिफिन को ये होता है कि एक तो HCG के साथ दो, HCG के साथ दो मतलब क्लोमिफिन को दो 100 to 150 मिलीग्राम दो, डे 3 से डे 7 मतलब 5 दिन वो दो, फिर सीरियस TVS स्कैन करो डे 10 के बाद, फिर उसके बाद HCG इंजेक्शन दो 10,000 या 5,000 यूनिट इंट्रामस्कुलरली, जब फॉलिकल की रेट 18 से 20 mm हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद टाइमली इंटरकोर्स IUI इन द नेक्स्ट 24 आवर्स।
फिर एक तरीका ये है जो हम फॉलो करते हैं HCG वाला। फिर उसके बाद आते हैं क्लोमिफेन को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ दो, तो उससे स्टेरॉइड्स ऐड करने से उन वुमेंस में ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि जिसमें डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन सल्फेट लेवल 200 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो में बेनिफिट बाय एडिशन ऑफ स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन, तो इसमें क्लोमिफेन 100 मिलीग्राम के साथ साथ डेक्सामेथासोन भी दो, और 0.5 mg डेक्सामेथासोन या फिर 5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन इज़ गिवन फ्रॉम day 2 to day 6, ठीक है। day 2 से day 6 पे हमें डेक्सामेथासोन देना है या फिर प्रेडनिसोलोन देना है, 5 mg प्रेडनिसोलोन या 0.5 mg डेक्सामेथासोन। फिर क्लोमिफेन के साथ इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स कौन कौन सी होती है? इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स है क्लोमिफेन दो 100 मिलीग्राम फ्रॉम day 2 to day 6 बाय मेटफॉर्मिन या फिर मेटफॉर्मिन को ऐड कर दो 500 मिलीग्राम TDS या फिर 100 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज वंस अ डे फॉर 3 to 6 मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्लोमिफेन को ब्रोमोकेप्टिन के साथ ऐड कर दो 0.25 to 5 मिलीग्राम वीकली, मतलब डेली। ब्रोमोक्रिप्टन तो हम डेली देते हैं, या फिर कैबरगुलिन 0.25 to 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस वीकली इन PCOS पेशेंट। फिर क्लोमिफेन ये आता है कि फिर क्लोमिफेन को तुम ऐड करो गोनाडोट्रोपिन रेजिमेन के साथ। गोनाडोट्रोपिन रेजिमेन का क्या मतलब है? day 3 से day 7 तक तो आपने अपना यही दिया क्लोमिफेन 100 मिलीग्राम। फिर लो डोज HMG या रिकॉम्बिनेंट FSH दो day 9 से day 12 तक। समझ में आ रहा है? पहले क्लोमिफेन, फिर उसके बाद गोनाडोट्रोपिन दो, HMG दो या फिर रिकॉम्बिनेंट FSH दो। HMG की डोज 75 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो इसमें यह है कि और दूसरी रेजिमेन ये बता रहे हैं कि क्लोमिफेन दो 100 मिलीग्राम फ्रॉम day 2 to day 6 और HMG जो day 3, 5, 7 पे 75 इंटरनेशनल यूनिट अगर रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि या तो प्री ट्रीटमेंट कर दो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ, मतलब उससे क्या रहेगा कि जो कंबाइंड OCPs देंगे तो उससे लो FSH LH लेवल हो जाएगा, तो उससे तो वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल्स बढ़ा देते, तो एंड्रोजन लेवल कम कर देते हैं। फिर एक ये कह रहा है कि प्री ट्रीटमेंट दो प्रोजेस्टेरॉन के साथ, तो वो तो हम विड्रॉल ब्लीडिंग कराने के लिए देते हैं। नॉर्थिस्ट्रॉन दो 5 mg 2 to 3 times a day for 5 to 7 डे। फिर उसके बाद ब्लीडिंग हो जाए तो फिर उसके बाद क्लोमिफेन सिट्रेट की टैबलेट दो। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि क्लोमिफेन को ओवेरियन ड्रिलिंग के साथ करो, तो मतलब एज एन ऑल्टरनेटिव टू गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। फिर आते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, जो कि ओबेस वुमेन में PCOS वुमेन में इंसुलिन जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है हाइपर इंसुलिन में डिस्लिपिड में, तो उसके लिए बोथ बायोगुआनाइड्स एंड थायोजिडालोन्स आर इफेक्टिव्स। तो मेटफॉर्मिन की डोज है 500 mg TDS या फिर ये 50 mg ट्वाइस भी है 1000 मिलीग्राम की एक टैबलेट दे दो। फिर उसके बाद आता है क्लोमिफेन गोनाडोट्रोपिन्स। जब क्लोमिफेन रेजिस्टेंस केस हैं तो सुपर ओव्यूलेशन या फिर हमें कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन कराना है, तो हमें गोनाडोट्रोपिन्स देने पड़ेंगे। तो गोनाडोट्रोपिन्स वेरिएशंस का जो प्रिपरेशंस होते हैं वो वेरी करते हैं LH कंटेंट में, बायोअवेलेबिलिटी में, एंड रिस्पॉन्स वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, साइकिल टू साइकिल। इंडिकेशंस क्या हैं गोनाडोट्रोपिन्स के? इंडिकेशंस हैं कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी, PCOS, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल फैक्टर्स। अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट ये रेजिमेन हैं 4-5। पहला रेजिमेन ये है HMG एंड HCG रेजिमेन। HMG और HCG रेजिमेन में ये है कि day 2 पे तुमने अल्ट्रासाउंड कराया, ईस्ट्राडायोल लेवल्स कराए। HMG जी है 150 यूनिट पर डे 3 दिन के लिए दिया 150 mg, ठीक है। फिर 3 दिन के लिए तुमने दिया day 2 से day 2, 3, 4, फिर 5 डे पे तुमने बेसलाइन ईस्ट्राडायोल लेवल कराया। तुमने देखा कि शुड बी डबल ऑफ दैट ऑफ बेसलाइन ईस्ट्राडायोल लेवल जो तुमने day 2 पे कराए थे, वो day 5 पे तुमने चेक करा। 3 दिन देने के बाद 150 mg 150 यूनिट ऑफ इंजेक्शन HMG। अगर वो डबल नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें डोज ऑफ HMG इंक्रीज़ कर देनी है, 150 से 225 कर दो, ठीक है। यूजुअली इट नीड्स टू बी गिवन फॉर 6 to 14 डेज। फिर TVS स्कैन करो हर अल्टरनेट डे पे, जब वो फॉलिकल 16 mm से ज़्यादा हो जाए और ईस्ट्राडायोल के लेवल 450 से 900 की उसमें आ जाएँ और एंडोमेट्रियल थिकनेस 8 mm हो जाए, तो फिर HCG इंजेक्शन दे दो 5000 इंटरनेशनल यूनिट। ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद 34 से 36 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन होता है इंजेक्शन देने के बाद 34 से। फिर IUI करो 36 घंटे के बाद, या तो IUI करो या फिर टाइमली इंटरकोर्स के लिए बोलो। HCG को वो जब IUI हो जाए फिर एक HCG का 7 दिन बाद इंजेक्शन रिपीट करना है 5000 इंटरनेशनल यूनिट IM ल्यूटियल सपोर्ट के लिए। उसमें हम नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन भी दे सकते हैं, भी नेक्स्ट साइकिल के लिए वेट करना है। एक ये तो HMG और HCG रेजिमेन हो गई।
दूसरी एक रेजिमेन होती है प्यूरिफाइड FSH और रिकम्बिनेंट FSH, इसमें 75 to 150 यूनिट को दिया जा सकता है इंस्टेड ऑफ HCG, इंस्टेड ऑफ HMG जो हमने पीछे दिए ना 150 यूनिट 3 दिन के लिए, इसके लिए FSH दिया जा सकता है। ठीक है, सेम यही प्रोटोकॉल रहेगी। एक आता है लो डोज और स्टेप प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि OHS के रिस्क से बचने के लिए FSH देते हैं, लोएस्ट पॉसिबल डोज देते हैं HMG की, और FSH की 50 to 75 यूनिट देते हैं, डे 2 से देते हैं, फिर और स्टेप डप करते जाते हैं ग्रेजुअली। अगर नो ओवेरियन रिस्पॉन्स है तो देखते हैं फिर उसका क्या है, मतलब ग्रेडेड एस्ट्रोडायल लेवल चेक करते रहेंगे। फिर आता है डाउन रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडोल एक्सिस विद GRNRH अगेनिस्ट। इसमें होते हैं एक लॉन्ग प्रोटोकॉल, शॉर्ट प्रोटोकॉल, अल्ट्रा शॉर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें लॉन्ग प्रोटोकॉल में क्या है कि तुम्हारा ये डाउन रेगुलेशन वाले लॉन्ग प्रोटोकॉल में क्या है कि GNRH एगोनिस्ट डिपॉट प्रिपरेशन तुम्हें दिया जाएगा 3.75 मिलीग्राम, या फिर ल्यूपराइड 3.75 मिलीग्राम, या फिर गॉसेरेलिन 3.6 मिलीग्राम इज़ गिवन ऑन द डे 21 ऑफ द प्रीवियस साइकिल पे तुम्हें ल्यूपराइड दिया जाएगा या गॉसेरेलिन दिया जाएगा। ल्यूपराइड की डोज 3.75 मिलीग्राम है, गॉसेरेलिन की डोज 3.6 मिलीग्राम है, डे 21 ऑफ द प्रीवियस साइकिल पे देंगे। इससे हमें पिट्यूटरी डिसेंसिटाइजेशन अचीव करना है विद इन 2 to 3 वीक। अगर पिट्यूटरी डिसेंसिटाइजेशन हो गया, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब सीरम एस्ट्राडायोल लेवल लेस देन 50 पिकोग्राम पर ml है, FSH-LS लेवल लेस देन 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, ET लेस देन 5 mm है, कोई भी ओवेरियन फॉलिकल 5 mm के ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद HMG या रिकॉम्बिनेंट FSH दिए जाते हैं। ठीक है, जब वही HMG 150 mg फॉर 3 डेज़ या फिर रिकॉम्बिनेंट FSH फॉर 3 डेज़, डे 2 से डे 5 पे। फिर मॉनिटर करेंगे पेशेंट के सीरम एस्ट्राडायोल लेवल को, ट्रांसवेजाइनल स्कैन करेंगे, और इसमें HCG देंगे जब मोर देन 3 फॉलिकल हो जाएंगे 18 mm से ज़्यादा, क्योंकि सीरम एस्ट्राडायोल लेवल पर फॉलिकल 250 के होते हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रोटोकॉल इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ चॉइस फॉर ऑल ART। ठीक है, फिर स्पेशली इन द वुमेन विद नॉर्मल बेसलाइन पिट्यूटरी हार्मोन, नॉर्मल ओवरीज एंड नॉर्मल BMI। ठीक है, लॉन्ग प्रोटोकॉल हो गया कि मतलब पूरा हमने पिछली साइकिल से स्टार्ट किया था। अब इसके बाद आता है शॉर्ट प्रोटोकॉल। शॉर्ट प्रोटोकॉल यूज़ होता है प्रीवियस पुअर रिस्पॉन्डर्स या ओल्डर वुमेन्स में जो हाई FSH लेवल्स होते हैं, जो पुअर रिस्पॉन्डर्स होते हैं हाई, तो इसमें ल्यूपराइड दिया जाता है सबक्यूटेनियसली 0.05 मिलीग्राम, 0.05 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली डे 2 ऑफ साइकिल से देते हैं, और गोनाडोट्रोपिन डे 3 से स्टार्ट करते हैं टिल द डे बिफोर HCG इंजेक्शन, यूजुअली डे 11 पे देते हैं, फिर HCG एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं। मतलब इसमें प्रीवियस साइकिल से कोई मतलब नहीं है, सेम साइकिल में ही तुम्हें GNRH एगोनिस्ट तुम दे रहे हो 0.05 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली डे 2 से, और उसके साथ साथ HMG और FSH भी दे रहे हो डे 3 से। ठीक है, अब आते हैं अल्ट्रा, ये तुम्हारा ये वाली जो शॉर्ट प्रोटोकॉल वाली जो मैंने बताई है अभी तुम्हें, वो पुअर रिस्पॉन्डर्स ओल्डर वुमेन में या हाई FSH लेवल वाले में हमें यूज़ करनी पड़ती है। अब आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट फ्लेयर अप प्रोटोकॉल। इसमें ये फ्लेयर अप प्रोटोकॉल अल्ट्रा शॉर्ट प्रोटोकॉल है, इसमें GNRH एगोनिस्ट 0.1 मिलीग्राम देना है डेली डे 2, 3, 4 पे, और HMG दिया जाएगा 75 to 150 यूनिट डेली डे 2 to डे 11 तक दिया जाएगा। ये अल्ट्रा शॉर्ट प्रोटोकॉल हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आती है GNRH एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, एंटागोनिस्ट और गोनाडोट्रोपिन रेजिमेन, जिसमें HMG इंजेक्शन तो डे 2 से तो हम दे ही रहे थे 3 दिन तक, फिर इसके साथ साथ HMG तो दे ही रहे थे, फिर उसके साथ GNRH एंटागोनिक सेट्रोरेलिक्स दिया जाता है, या तो सिंगल डोज या 2 डोज या 3 डोज दिए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम डे 6। ठीक है, एज वैन द लीड फॉलिकल इज़ 14 mm इन साइज, और मल्टीपल डोजेज ऑफ 0.25 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली फ्रॉम डे 6 टू द डे ऑफ द HCG इंजेक्शन। मतलब ये भी अब आजकल यूज़ किया जा रहा है कि मतलब सेट्रोरेलिक्स तुम दो, उसके साथ साथ कि मतलब या तो मल्टीपल डोज दो या सिंगल डोज दो। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि इससे इमीडिएट सप्रेशन हो जाता है एंडोजीनियस FSH-LH का विद नो फ्लेयर अप, शॉर्टनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट पीरियड एंड नीड ऑफ द लेसर अमाउंट ऑफ HMG एंड FSH। अब आते हैं हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग पे। अब लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में ये तो हमें PCOS के पेशेंट में फर्स्ट चॉइस तो ये है
मतलब क्लोमिफेन थेरेपी है, फिर उसके बाद गोनाडोट्रोपिन थेरेपी है, पर ये भी एक ऑल्टरनेटिव है गोनाडोट्रोपिन थेरेपी के। इसके एडवांटेज क्या है? 52% ओवुलेशन इंडक्शन रेट, 26 to 48% मतलब प्रेगनेंसी रेट है, मल्टीपल जेस्टेशन रेट इसमें कम है, OHSS का रिस्क इसमें कम है, और वन टाइम प्रोसीजर है, लेस मिसकैरेज रेट है। डिसएडवांटेज क्या है? सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, डैशन फॉर्मेशन हो जाएगा, रिस्क ऑफ अनओवुलेशन हो जाएगा, डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व हो जाएगा, रिस्क ऑफ ओवेरियन फेलियर। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में इस परफॉर्म यूजिंग इलेक्ट्रोकॉटरी, डायथर्मी और लेज़र और हार्मोनिक स्कापल। रूल ऑफ 4 फॉल होता है, 40 वाट ऑफ एनर्जी देते हैं 4 सेकंड्स के लिए, अप टू 4 mm डेप्थ ऑन द ओवेरियन सर्फेस। द ड्रिलिंग डिक्रीजेज द ओवेरियन एंड्रोजन सिक्रेटिंग टिश्यू एंड प्रमोट ओव्यूलेशन। ठीक है। क्लोमिफेन कैन बी एडेड आफ्टर ड्रिलिंग फॉर हायर ओव्यूलेशन। अब आते हैं हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया का ट्रीटमेंट। उसमें तुम्हें पता ही है कि ब्रोमोक्रिप्टन डेली देते हैं 2.5 mg, केबरगोलिन हम वीकली देते हैं, बाई वीकली देते हैं, ट्वाइस वीकली देते हैं 0.25 mg। ठीक है। हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब हाइपोथायरॉइड में 25 माइक्रोग्राम से स्टार्ट कर दो, ज़्यादा ज़रूरत हो तो 150 माइक्रोग्राम तक जा सकते हैं। फिर आते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक एमेनोरिया। इट कैन बी ड्यू टू हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी केसेस। इसमें लो लेवल ऑफ FSH LH रहता है कि जो प्रोजेस्टेरोन टैलेंस टेस्ट से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, MRI हेड कराते हैं। इसमें पल्सेटाइल GnRH थेरेपी देनी पड़ती है सबक्यूटेनियसली या इंट्रावीनसली। इसमें हाइपोथैलेमिक एनीमिया में क्या रहता है कि इंट्रावीनस पल्स देना पड़ता है 2.5 माइक्रोग्राम पर पल्स को, सबक्यूटेनियस पल्स को 5 माइक्रोग्राम से इंक्रीज़ करते हुए 10 माइक्रोग्राम एवरी 5 days टू द मैक्सिमम ऑफ 40 माइक्रोग्राम पर पल्स हम दे सकते हैं। इसमें मतलब प्रेगनेंसी रेट आ जाती है। एडवांटेज है इसका कि OHS का रिस्क कम है, डिसएडवांटेज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। GnRH pulsatile therapy for hypothalamic amenorrhea, gonadotropin both LH and FSH works for both pituitary and hypothalamic amenorrhea with successful ovulation। अब आते हैं हाइपर गोनाडोट्रोपिक एमेनोरिया, मतलब जिसमें रेज्ड FSH LH लेवल रहेगा और जो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी वाली जो नोइसाइट्स हैं उसमें तो हमें ओवम डोनेशन करना पड़ता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, एंड हार्मोनल थेरेपी फॉर इनफर्टिलिटी।